आपको अफसोस तो होता होगा कि इतना बोल्ड स्टांस ना लेती, जो आपने बातें की हैं वो आप ना करती तो आज आप यहाँ पर ना होती। आप जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में नहीं कराएंगे, इस मुल्क की बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, आइए बैठिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात कीजिए। डस्का के अवाम ये हक रखते हैं कि ये बताया जाए कि ये धांधली किसके ईमा पे हुई। यहाँ पर जो आईनी अदारा है, उस आईनी अदारे में आकर ये क्यों राह फरार अख्तियार किए हुए हैं? जहाँ पर एक गैर नुमाइंदा हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दाने पर खड़ा कर दिया है। सियासतदान जो है उन हुकूमतों का हिस्सा बनते रहे जो फौजी मुदाखलत के नतीजे में आती थी। Why blame just one component? अगर अब पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता अपनाना है तो इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। कश्मीर में तो सवाए जंग असला हथियार नहीं निकले, लेकिन भरपूर जंग जारी है। एक तरफ मरियम नवाज शरीफ जलसे लीड कर रही हैं और सख्त से सख्त बयानात आ रहे हैं, कभी लेकिन ऑसिलेटिंग बयानात हैं। दूसरी तरफ PTI के दो वज़रा जौन से हैं वो मुराद सईद साहब और वगैरह उनके जवाबात दे रहे हैं, वो बड़ी सख्त बातें हो रही हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग हमने ट्रेंड देखा है पिछले 2-3 दिनों में। पहले दिन मरियम नवाज़ ने बड़ी सख्त 2 दिन पहले तकरीरें की जिसमें बड़ा रगड़ा लगाया उन्होंने फ़ौज को, क़यादत को। फिर अगले दिन थोड़ा सा उसमें एक हमने चेंज देखा और बड़ा उसमें इंटरेस्टिंग चेंज ये था कि एक तरफ उन्होंने कहा जवानों से मोहब्बत है, मैंने ऑफिसर्स को देखा, मैंने भी उनको सलाम किया, उन्होंने मुझे सलूट किया और बड़ा उन्होंने उसका एक अच्छा एक सेंटिमेंट दिखाया। लेकिन उससे अगले सांस में ये भी कह दिया कि जिन लोगों को नवाज शरीफ साहब करते थे तनकीद, उनके एक्शंस जो से हैं वो ख़ुद उनके अपने इदारे के लिए नुकसानदेह हैं और इदारे को हमारी बात माननी होगी मुल्क की बेहतरी के लिए। ज़बरदस्त। अब आज उन्होंने फिर तकरीर की तो उसमें कहा कि मुझे नैब वालों ने भी कहा था कि जो आपने इतना सख्त सांस लिया है उसकी वजह से आपको ये दिन देखने पड़े। बहरहाल दिन तो हम देख रहे हैं वो ज़्यादा तो एवन फील्ड और अनएक्सप्लेन वेल्थ की वजह से देखने पड़ रहे हैं, बट बहरहाल दैट्स जस्ट इरेलेवेंट फैक्ट। ये सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन आज की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये बताती है कि किस तरह पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म हर एक को इस मुल्क के अंदर सामने आ जाता है। और जैसे ख्वाजा आसिफ की स्पीच, कल की स्पीच में उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, पाकिस्तान में भी हर एक का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है मुख्तलिफ तरीके से। आज की सबसे बड़ी खबर मेरे नज़दीक ये है जो मोना सिलाई साहब का ऐलान हुआ है कि वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। मुझे याद है कि एक वक्त था कि मोना सिलाई साहब को मुलाकात के लिए भी तैयार नहीं थे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर, और एक बारी वो आए भी, बिठाए भी गए, फिर वो वापस चले गए। और ये एक इशू था जिसके ऊपर बड़ा अरसे से दोनों इत्तेहादियों के अंदर एक सर्द महरी चल रही थी। बजट के सेशन में जब डिनर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसमें भी आपको याद है कि उसमें PMLQ शामिल नहीं हुई थी और एक मैसेज दिया, तो बड़ी बातें हो रही थी। अब कुछ दिन पहले मुलाकात हुई जिसमें एक फेडरल वफाकी वज़ीर थे, मोहम्मद सलाई थे, और वज़ीर आज़म मिले। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले इस बात पे और आगे करने से पहले ज़रा सुन लें कि क्या ख़यालात थे इमरान खान साहब के, और ख़ास तौर पे आखिरी जो क्लिप है वो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। जब वो मंसूर का इंटरव्यू चल रहा था तो आपको नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब कितने बेचारे बेबस फील कर रहे थे जब उन्होंने जवाब दिया। जरा तीनों चीज़ें सुने। क्या जमशरफ को नहीं पता कि चौधरी परवेज लाई एक डाकू है? परवेज लाई से पूछना चाहता हूँ कि जब एक आर्मी चीफ जलसे कर रहा है तो उसकी वो पॉलिटिक्स नहीं नजर आ रही उसको, वो उसको इसलिए नहीं नजर आ रही कि इनकी सारी जो पॉलिटिक्स है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उन्होंने जो दौलत और करप्शन के पैसा बनाया हुआ है वो तभी बच सकता है कि अगर ये आर्मी के साए के अंदर रहें और एक डिक्टेटर के साथ हिमायत करें। परवेज लाई को आपने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा और उसके बाद उनको कोलिशन में डाल दिया, ये कॉम्प्रोमाइज था? चलिए और बात करेंगे हर सवाल का। ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब भी नहीं प्राइम मिनिस्टर देना चाहते थे। एक तरफ डाकू, अब डाकू के ख़ानदान के बाकी लोग भी वज़ीर बन गए हैं। फिर हमने देखा कि जब बजट पास हुआ तो हम सोच रहे थे कि क्या कीमत दी जा रही है फेडरल और पंजाब के बजट की। फिर हमने देखा जहांगीर तरीन साहब का FIA का सडनली रवैया बदल गया और FIA ने एक स्टेटमेंट इशू कर दी, कोर्ट में जमा करा दी, जिसमें कहा कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर एक बहुत बड़ा शोर और गुगा हमने सुना था अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट आएगी इस सारे शुगर स्कैंडल पे। वो रिपोर्ट अब नहीं आ रही, ना ही वो आएगी, क्योंकि उस रिपोर्ट की अब ज़रूरत नहीं रही। फिर इधर आ गया, अब सुन ये भी रहे हैं
कि MQM को एक और मिनिस्ट्री मिलेगी, इसी तरह बाप पार्टी को एक और मिनिस्ट्री मिलेगी। तो अनफॉर्चुनेटली हर तरफ एक ऐसा सीन बना हुआ है, कोई डाकू है, कुछ है। इसी मुनासबत से फिर हमने सोचा कि आज आपकी हम गुफ्तगू करते हैं आज एक ऐसे शख्स है जिसको कुछ दिन पहले तक वफाकी हुकूमत भी कहती थी कि डाकू हैं, इन्होंने एसेट्स बियॉन्ड मीन्स बना लिए हुए हैं। फिर कल उनकी तकरीर हुई हाउस के अंदर तो कहा गया कि ये इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। लग तो ये रहा है पाकिस्तान में सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, समझ तो आप गए होंगे। आज हम ज़रा बात करेंगे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से, PMLN सेंट्रल लीडर, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि ख्वाजा साहब ने जो कल नेशनल असम्बली में तकरीर की उसका एक हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ जो बहुत रेलिवेंट है, फिर क्योंकि पहला सवाल मेरा उससे ही ताल्लुक़ रखता है। अगर पिछले 72 साल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइंड बाउंड्रीज थी वो ट्रेसपास हुई हैं या इनक्रोच हुई हैं तो सबसे ज्यादा कसूर उसमें सियासतदानों का है। हम अपने इक़्तिदार के लिए दाएं बाएं जो है 1950 की दहाई के अवाइल से देख रहे हैं। जब देखते हैं तो फिर लाजमी तौर पे जिनको आवाज देते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आपकी टेरिटरी पे उनका कब्जा बढ़ता जाता है। और आज ये 72 साल या 73 साल के बाद हमारी टेरिटरी जो है जो आइन में डिफाइंड है उससे सुकड़ के बड़ी महदूद रह गई है। इसका सवाल जो है या इसका जवाब लेने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, अपने गिरेबान में देखने की जरूरत है कि मुख्तलिफ अदवार में पिछली 7 दहाइयों में सियासतदानों ने किस तरह अपनी टेरिटरी जो है नेगोशिएट की अपने इक़्तिदार के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो भी एस्टेब्लिशमेंट आप कह लें उसको। खैर साहब, मुझे याद है वक्त जब आपको मुशर्रफ साहब ने डाला अटक फोर्ट में, बड़ा रगड़ा दिया आपको, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ था। अब क्यों हो गया? आपको लगता है सॉफ्टवेयर आपका भी अपडेट हो गया? मैंने बहुत शुक्रिया मालिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसका एतराफ़ ख़ुद किया है, कोई मेरे ऊपर आप लेबल नहीं लगा रहे, मैंने ख़ुद इसका एतराफ़ किया। देखिए मेरा ख्याल है कि वो एक आज 22 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप, उस वक्त में या उस ज़माने में हालात इतने मखदूश नहीं थे, या परहैप्स हमारी जो फ़िज़ा थी, सियासी फ़िज़ा थी, या जो माहौल था हमारे मुल्क का, उसमें टेंशन्स तो मौजूद थी, इख्तलाफात भी थे, तलख़ी भी थी, एक्रिमनी भी थी। लेकिन जो आज नज़र आ रहा है वो हमारे माजी में किसी मरहले पे नज़र नहीं आया। और कुछ उम्र का भी तकाजा है, 22 साल ओल्डर एंड वाइजर एंड परहैप्स वाइजर, मोर प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक जो है ना, लोग उसका गलत मतलब ले लेते हैं, तो मैं आई विल नहीं, आज वज़ीर आज़म ने भी तो प्रैग्मेटिक हरकत की है, उन्होंने मोहम्मद सलाई को बना लिया है वज़ीर, तो प्रैग्मेटिज्म नहीं है। मैंने एक बंदे से पूछा था, उन्होंने कहा ये प्रैग्मेटिज्म है। मैंने कल ये बात एक मुख्तलिफ अंदाज में कही है कि हम सियासतदान अपने इक़्तिदार के लिए जो है ना जितने कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और जिन से रजू करते हैं, मसलन शहर के उस पार भी जो है रजू करते हैं, बल्कि पिंडी फौज खुल के बात करें क्या इसमें? नहीं, मेरा मतलब है कोई चीज़ जो है ना वो उसका तरीका भी, बयान करने का तरीका भी होता है। तो वो मेरा अपना ख्याल है कि मेरी जो भी मेरा तजर्बा है कि हम लोग जब अपोजिशन में होते हैं तो हमें सारे असूल भी याद होते हैं, सियासत हमारी बड़ी प्रिंसिपल्ड हो जाती है। ये हमारा 70 साल का 72 साल का अलमिया है। मैं किसी एक शख्स को या एक पार्टी को जो है इसका मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, लेकिन जब इक़्तिदार के लिए, और सितम ज़रीफ़ी है कि इक़्तिदार अवाम का होना चाहिए, वोट का इक़्तिदार हो, ये जो हमारी बिलीफ है, मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया है, वोट को इज़्ज़त दो। और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इस बयानी के लिए मौरख़ जो है, जो जब भी लिखेगा तो मियाँ नवाज शरीफ ने जितनी दफ़ा इक़्तिदार अपना कुर्बान किया है इसके लिए, वो अनप्रेसिडेंटेड है हमारी तारीख़ में। लेकिन फिर मैं उस तरफ आऊँगा कि मौरख़ ये भी लिखेगा, मेरा आपसे इख्तिलाफ है कि उन्होंने
इस प्रिंसिपल के लिए राय इक़्तिदार उन्होंने कभी अपना कुर्बान नहीं किया। उन्होंने हमेशा एब्सोल्यूट कंट्रोल लेने के लिए किया। वो चाहते थे हर आर्मी चीफ उनका हैंड मेडन बन के रहे और बिल्कुल वो जिस तरह कहते हैं बादशाह के लिए किया। मैं उसूल किस बात का? अदब के साथ आपसे इख्तिलाफ करूँगा, लेकिन ये एक इंटरप्रिटेशन है जो आप मैं दूसरा जाविया दे रहा हूँ आपको, व्यू पॉइंट दूसरा एक्सेप्टेड। आप जो कह रहे हैं वो एक हमारे बयानिए की एक आप अपनी एक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लेकिन द फैक्ट रिमेंस के मियाँ नवाज शरीफ को अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी 2017-18 में भी, और उससे पहले भी 99 में भी अवेलेबल थी, 93 में भी अवेलेबल थी। आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, आप इन तीनों को गवाह हैं। जनरल काकड़, जनरल मुशर्रफ और मौजूदा दौर में अवेलेबिलिटी थी, उनके पास ऑप्शन दूसरी थी, रास्ता जो है दिया जा रहा था अब निकलने का, लेकिन उन्होंने ही नहीं अपनाया। तो मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि जो पिछले 70 साल शाहनाज जिद भी तो थी ना मियाँ साहब की, एक तबीयत भी तो है ना, जिस तरह इमरान खान की भी एक तबीयत है, मियाँ साहब की भी तो एक तबीयत है ना जी। उन्होंने मैं ये इसलिए ये तीनों वाक़यात आपको बताए हैं कि जब जनरल काकड़ उनके पास गए कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है तो बिजनेस एज यूजुअल स्टार्ट हो जाना चाहिए था। तो लेकिन मियाँ साहब ने जो है इलेक्शंस के लिए जो नहीं है उनका सही था, उन्होंने सर मांगा था इसाक साहब का। नहीं देखे ना, उन्होंने कहा नहीं मैं वापस तब आऊंगा लेकिन प्रेसिडेंट जाएगा। तो उसने कहा फिर काकड़ साहब ने कहा फिर दोनों ही जाएंगे। नहीं उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन ऑप्ट कर लूँगा, लेकिन क्योंकि इन्होंने 58(2)B अप्लाई की थी वो नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट ने। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की अभी आपने कहा है कि अपोजिशन में जब होते हैं तो हमें बड़ी असूली सियासत याद आ जाती है। ये बड़ी फिट हो रही है आपकी पार्टी पे इस वक्त। इस वक्त सारी नहीं, लेकिन फिट तो हो गई है ना आपकी पार्टी पे। आपकी पार्टी अभी आपने रेफरेंस दिया है, नहीं अभी जो आपने रेफरेंस दिया है उसमें ज्यादा फिट हो रही है। आज की बात करें, आपकी पार्टी जब इक्तिदार से बाहर होती है, जमहूरियत भी याद होती है, तब जब अंदर होते हैं तो अब नेगोशिएटेड सेटलमेंट करके मियाँ साहब भी बाहर चले गए, बड़े बड़े लोगों की सिफारिशें भी आ गई, फिर वापस आए तब भी नेगोशिएटेड चीज़ें चल पड़ी आगे, अब बाहर गए हैं तो फिर जमहूरियत का बोलबाला है, जब आएंगे फिर पता नहीं क्या होगा। मैं अगर आप कल की मेरी तकरीर जो है उसमें थोड़ा सा उसका कुछ चीज़ें मैंने डायरेक्टली नहीं की, इम्प्लाइड कही हैं। उसमें मैंने ये बात कही है कि ओवर 7 डेकेड्स जो स्पेस हमसे छीनी गई है या ली गई है या गवाई है या गवाई है, मेरा ख्याल दैट्स अ बेटर फ्रेज, जो हमने खुद गवाई है। स्टार्टिंग फ्रॉम जो पहले 5-7 साल के अंदर जब हमने ब्यूरोक्रेसी को लेके आए, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी को और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी दोनों को, जना अयूब भी आए, गुलाम मोहम्मद भी आए, चौधरी मोहम्मद अली भी आए, इसके अलावा सिकंदर मिर्ज़ा भी आए, वो भी ब्यूरोक्रेट थे। तो बेसिकली इलेक्टेड लोग जो थे या पॉलिटिशियन जो थे वो अपने पार्टनर्स, दे वर टेकिंग पार्टनर्स इन देयर पॉलिटिकल बिजनेस, और वो बढ़ते आज इस उस पे हम खड़े हैं कि पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है या पार्लियामेंट की जो रेट है वो सुकड़ के मेरा ख्याल उस हॉल में भी नहीं है। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं। इंटरेस्टिंग जुमला बोला आपने शुरू में तकरीर में, कहा कि जिस तरह हालात हैं मुझे लगता है सबका ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। पूरा समझाए जुमला। मैं उसमें अपना तो मैंने एडमिट किया, लेकिन आपने अभी आपने मोनसलाई साहब का मेरे बरखुदार हैं, बड़ा ताल्लुक़ है मेरा उस ख़ानदान से, दरीना 2 नस्लों का। अब देखें ना, इक़्तिदार की जो उसको परपेचुएट करने के लिए क्या क्या लोगों को कहा जाता है इक़्तिदार हासिल करने के लिए जब हम अपोजिशन में होते हैं, और फिर जब वो उनको साथ मिलाना होता है, साथ रखना होता है इक़्तिदार के दवाम के लिए, तो फिर क्या करते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस है ना। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं, आप जितने बुलंदोबांग दावे करेंगे, नारे लगाएंगे, जब आप उन नारों को रिवर्सल उसकी करेंगे तो मेरा ख्याल है देयर इज़ अ प्राइस टू पे फॉर। वो तो नज़र आ रहा है कि जो भी बजट पास हुआ है सेंटर में
पंजाब में अब नज़र आ रहा है उसकी क्या क्या कीमत अदा करनी पड़ी है। हमने जहांगीर तरीन साहब का भी देखा, सडनली FIA का रवैया बदल गया, उनकी गिरफ्तारी पर बाकायदा नोट इशू हुआ, इसलिए मैंने ये चीज़ें भी हुई। ये इन तमाम बातों की तरफ मैंने इशारा किया कल, कुछ ढके छुपे अंदाज में कई बातें, कुछ फ्रैंकली कहीं बातें मैंने एक बरादरी के तौर पे किसी बगैर किसी पार्टी का, बगैर किसी शख्स का नाम लिए हुए ओन किया, पॉलिटिकल बरादरी की तरफ से ओन किया कि सबसे ज़्यादा अगर गलतियों की जिम्मेदारी अगर आती है पिछले 7 दहाइयों के अंदर, वो हमारे ऊपर आती है। बिकॉज पाकिस्तान के अवाम ने जब 1947 में इक़्तिदार सियासतदानों को सौंपा था, जो जिन लोगों ने आज़ादी लेके दी थी वो सियासतदान थे, और अगर आज सियासतदानों के पास जो है आइन के मुताबिक जो चीज़ें हमारे हिस्से आती हैं या हमारे उसमें एम्बिट में आती हैं वो हमारे पास नहीं रही, तो हमारा कसूर है। क्योंकि हमने जिस तरह अभी आप कह रहे थे, तो ये आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है कि सबका सॉफ्टवेयर अपडेट होने की ज़रूरत है। मैं अपने लिए नूर आलम ने कहा मुझे, तो मैंने ऑन कर लिया वो, मैंने नूर आलम को इनकार नहीं किया, बरखुरदार है। एक तो जैसे मैंने कहा कि मेरा एक 32 साल का पार्लियामेंटी तजर्बा भी है, मेरे वालिद भी सियासतदान थे, मैंने आंख एक सियासी घराने में खोली है, तो मैंने ये डेकेडेंस जो है, ये बतदरीज जो इनहतात आया है हमारी सियासत के अंदर, उसको आई विटनेस के हैसियत से देखा है, फ्रॉम रिंग साइड सीट उसको वॉच किया है। आई फील सैड एट 72, कितना मेरे पास टाइम होगा। ऐसा एक बात तो बताएं, आई फील, मैं मुझे जस्ट लेट मी कंप्लीट, आई फील सैड। whatever I said yesterday, आपने देखा होगा कि वो मेरे में वो घन गरज नहीं थी। I'm deeply sad inside। और पिछले 6 महीने हमारे म्यूचुअल दोस्त हैं नुसरत जावेद, उसने कॉलम में लिखा है कि नुसरत जावेद इज ट्राइंग टू, फॉग थी, नहीं फॉग तो नहीं थी, ज्यादा क्लैरिटी आ गई है, फॉग नहीं थी। टू द कॉन्ट्ररी, I wanted to avoid the acrimony। ठीक, मैं नहीं चाहता था कि मैं उस माहौल में कोई उसको मडल करूं या उसमें कोई तलखी पैदा करूं। मैं ज़रा केयरफुली, हमें कन्फ्यूजन समझ नहीं आती है। आपने जो बातें की दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस, कुछ आपकी ज़ाती बातों में बाद में आऊँगा। हमें अब तक ये कन्फ्यूजन है कि आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स क्या है। हम मियाँ साहब एक दिन उठते हैं, वो आर्मी चीफ का नाम ले, DGI का नाम ले, DGC का नाम लेके रगड़ देते हैं। बिहाइंड द सीन्स मौलाना साहब से मुलाकात होती है, बाकियों से वो कहते हैं जी हमने तो मियाँ साहब को साफ कहा, आपने हमारे से तय नहीं किया हुआ था, आइंदा आप ये नहीं करेंगे। फिर लगता है मियाँ साहब 2 कदम पीछे हट गए, फिर एक खामोशी हो जाती है, फिर मरियम एक बारी रगड़ना शुरू कर देती हैं। दूसरा शहबाज शरीफ साहब उठते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल हमें नेशनल इंटरेस्ट में चीज़ें करनी चाहिए। हमें एक तो समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी हुई है। क्या 2 स्टेप्स 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड्स है, अमेरिकनों वाली पॉलिसी है कि पहले बम्बार्डमेंट करो ताकि फिर नेगोशिएट करो, हो क्या रहा है पहले हमें बता दें। और आप कौन से कैंप में हैं? आप हॉक हैं, डव हैं, प्रैग्मेटिक हैं, क्या है? हमें समझाएं ज़रा। देखिए, मैं ना हॉक हूँ, ना मैं डव हूँ, ना मैं प्रैग्मेटिक हूँ। कंफ्यूज तो नहीं है? नहीं, मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन माय माइंड, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। ठीक है, लेकिन मैं क्लैरिटी जो है, हो सकता है मैं टेलीविजन पे बैठ के ना बयान कर सकूं, मैं किसी पार्टी मीटिंग में ज़रूर बयान कर सकता हूं। मैं, मेरा कायदा है नवाज शरीफ, मैं उसके सामने कर सकता हूं, शहबाज शरीफ के सामने कर सकता हूं, लेकिन ये फोरम नहीं है कि मैं पार्टी के इंटरनल जो मसले हैं वो मैं इस फोरम पे डिस्कस करूं। मेरा जो बयानिया है या जो मेरी कमिटमेंट है पिछले 30 साल से मेरा रफ़ाकत है, अल्लाह ताला हमेशा कायम रखे मियाँ साहब के साथ। तो मैं अगर कोई किसी स्टेज के ऊपर कोई मेरा नुक्ता नज़र है तो मैं वो पार्टी के अंदर बयान करूँगा, उसको पार्टी से बाहर नहीं बयान करूँगा। ये एक डिसिप्लिन तो हमारी कन्फ्यूजन कौन क्लियर करेगा? हमें जो समझ मैं हॉक जो है ना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मैंने पहले बैकड्रॉप एक दिया था अपनी कल तकरीर में कि हमारे हमसाए में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। ठीक, आज जो है वो मैंने सुबह न्यूज़ में मैंने देखा, ट्विटर पे मैंने देखा कि जो अब्दुल्ला हैं वो कतर गए हैं।
और वहाँ पे परहैप्स कोई एक नेशनल गवर्नमेंट जो है उसकी तश्कील की बातचीत हो। वो बनती है नहीं बनती, वो अलग बात है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा सूरत हाल अफ़गानिस्तान में पैदा हो जाती है कि वहाँ स्टेबिलिटी नहीं आती, अल्लाह करे वहाँ पे स्टेबिलिटी आए, जो भी हुक्मरान हो स्टेबिलिटी आए, वो उसका डायरेक्टली हमारे ऊपर असर होगा। जब 70 की दहाई में लोगों ने वहाँ से निकलना शुरू किया, फिर वो भी हमारे पास आए, ठीक, अहमद शाह मसूद आए, गुलबदीन हिकमत आए, 70 की दहाई में मिडल में आए, 74-75 में आए। उसके बाद 79 में जब इन्वेजन हुई, सोवियत जो है मुदाखलत हुई, उसके बाद भी हमारे पास आए। जब तालिबान जो है वो बरसर इक़्तिदार आए, वो पहले मुजाहिदीन के आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई, फिर भी लोग हमारे पास आए। 9/11 के बाद फिर हमारे पास आए। सो अगर ये कहें कि हम अपना दामन झाड़ के जो है वो फारग होकर बैठ जाएंगे, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे लोग आएंगे। हमारा जो स्ट्रक्चर है, मैंने कल अर्ज की थी असेंबली के, इस बात का आपकी पार्टी पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक है? हम पाकिस्तान की सियासी पार्टियां, अगर पाकिस्तान में टर्मोइल खुदा न खास्ता आता है तो हम जिस तरह बाकी सारी दुनिया, तो आपके ख्याल में अगर हॉकिश पॉलिसीज़ होंगी बड़ी सख्त इंतहा की, तो वो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी लाएंगी? मैंने, अगर आप मेरी तकरीर उसमें मैंने एक कहा था कि अगर आपके इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं है तो जिस तरह एक ऑलरेडी मॉर्बिडिटी कहते हैं ना, अगर किसी में है तो उसको कोविड अटैक करता है तो वो ज़्यादा वल्नरेबल होता है। एक मुल्क में जहाँ पे सियासतदान जो है एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए रवादार नहीं है, एक दूसरे को सारा दिन ट्विटर पे गालियाँ, सोशल मीडिया पे गालियाँ जाए। हमारे यहाँ पे फॉल्ट लाइंस हैं, सब नेशनलिटीज़ हैं, ज़बान की लिसानी फॉल्ट लाइंस हैं, मज़हब की बड़ी डीप रूटेड फॉल्ट लाइंस हैं। एक मुल्क में जहाँ पे इतनी ज़्यादा फॉल्ट लाइंस हैं, इतनी ज़्यादा मॉर्बिडिटी है, अगर उसके ऊपर खुदा न खास्ता कोई मर्ज़ जो है अटैक करता है या कोई बदअमनी आती है या खलफशार आता है तो उसकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। मैं चाइना गया, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं बहुत बड़ी शख्सियत थी जिन्होंने जब मेरे से ये बात की, उन्होंने कहा किसी मुल्क में डिफेंस और इकोनॉमी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी मुल्क की एग्जिस्टेंस के लिए, किसी रियासत के लिए। लेकिन ये दोनों चीज़ें उस वक्त पनप सकती हैं या उस वक्त ये जो है चीज़ें डेवलप हो सकती हैं या स्ट्रांग हो सकती हैं जब उस मुल्क में सियासत स्टेबल हो, चाहे वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है या चाइनीज़ स्टाइल सियासत है या कहीं मोनर्की है या कोई। हमारे यहाँ पे दोनों चीज़ें जो हैं, डिफेंस, आई हैव कॉन्फिडेंस कि हमारी जो आर्म फोर्सेस जो हैं दे कैन डिफेंड द कंट्री, लेकिन इकोनॉमी हमारी जो है ना वो बड़े मखदूश हालात में है। इसके साथ साथ हमारी सियासत में स्टेबिलिटी है ही नहीं है, सिरे से स्टेबिलिटी नहीं है। यानी जिस मुल्क तो ये में तो बात आपको अपनी जमात को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मरियम नवाज़ कश्मीर में खड़े होके फ़र्क डालती हैं आम जवान में और फ़ौजी क़यादत में और ये कहती हैं कि जो उनके एक्शंस थे उनके सरबराहान के वो इदारे के भी नुकसान में हैं, मुल्क के भी नुकसान है, तो फिर इधर तो आप फिर रैंक्स में रिफ्ट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देखें, मैं आई बी द लास्ट पर्सन जो है कोई एक इंस्टीट्यूशन हमारी जो है जो दफा की इंस्टीट्यूशन है या हमारी अफवाज जो हैं आज भी शहीद हुए हैं, आज भी शहीद हुई हैं। मैं अगर आप इजाज़त दें, मैं चाहता हूँ शॉर्ट सुना दें ताकि क्लियर हो जाए मेरा क्वेश्चन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप चलाना चाहते हैं? नाज़रीन सुन लें। नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की उसको किसी इदारे पर तनकीद का नाम ना दिया जाए कि उन लोगों ने जो काम किया उसका नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को और कश्मीर को पहुंचा बल्कि इदारों को खुद भी उसका नुकसान पहुंचा है। आम आदमी का डिफ्रेंशिएट करेगा किसने क्या किया किसने नहीं किया, वो तो फिर मैं मालिक साहब, मैं आपको आई डोंट नो वेदर इट्स प्रोप्राइटी इजाज़त देती है कि नहीं इजाज़त देती। आज से कुछ 7-8 महीने पहले, बल्कि मेरे अगस्त की बात है, पिछले साल ISI के मैस में एक ब्रीफिंग हुई थी, बिल्कुल 35 के करीब जो है ये वो गिलगित बल्तिस्तान एग्जैक्टली।
उसमें बड़ा क्लियरली ये बात जो आज जिस तरफ आप रेफर कर रहे हैं, वहाँ पे फौज की क़यादत थी, उन्होंने कहा जी कि आप फैसला कर लें, किसी आइन के ज़रिए करना चाहते हैं, नेगोशिएशंस के ज़रिए करना चाहते हैं, किसी डायलॉग के ज़रिए करना चाहते हैं, या नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए करना चाहते हैं, कर लें, वील अबाइड बाय दैट। अगर हमारे पास कोई टेरिटरी है, वील गो बैक टू जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज हैं उनके अंदर। ये बात स्टार्ट हुई वहाँ पे। मैं समझता हूँ कि हर अदारे का जो है रिस्पेक्ट जो है या इंटरेस्ट जो है इस बात में पिन्हा है, इस बात में पोशीदा है, या इस बात में लाया करता है कि हम आइन की जो हदूद हैं उनमें वापस चले जाएं। ठीक है। और अगर आइन की हदूद में वापस चले जाते हैं, स्टेबिलिटी विल कम टू आवर कंट्री, टू आवर पॉलिटिक्स। और जब स्टेबिलिटी आएगी, बजाय इसके दस्तों गरिबान हों हम एक दूसरे के, गालियाँ दें एक दूसरे के। मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, मैं हिस्सा रहा हूँ उस चीज़ का। यू आर ए विटनेस टू इट। मैं 90 की दहाई में मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। मैं आई डोंट एब्जॉल्व माई सेल्फ फ्राम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन वक्त के साथ जो है, जो पहली दहाई थी इस सेंचुरी की, उसमें भी कुछ सीखा, फिर उसके बाद जो दहाई गुजरी है अब उसमें भी कुछ सीखा। तो अब लेकिन हमें देखिए, आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है, मिक्स सिग्नल्स देखते हैं। एक तरफ हम वही प्रिंसिपल पॉलिटिक्स, एक तरफ ये बातें जी 2000 अगर तो ये लोग बुरे हैं तो 2018 में जिन्होंने करना था कर लिया। फिर जब एक्सटेंशन की बारी आती है तो बड़ी वफादारी से आराम से जाके सारे मोहरें लगा देते हैं, एक्सटेंशन भी दे देते हैं फौजी की आदत हो। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस फिर असूली सियासत तो नहीं है। मैं आपकी बात तस्लीम करता हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करता। मैं फिर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मालिक, यू नो मी फॉर मोर देन 3 डेकेड्स नाउ, कि ये सारी कॉन्ट्रडिक्शंस ख़त्म हो जाएंगी जब आप आइन की बालादस्ती जो है, या आइन को सुप्रीम जो है, या आइन की जो पैरामाउंट होना जो है वो तस्लीम करें। कैसे? आप हम सियासतदान जो हैं, बुनियादी तौर पे सियासत जो है वो चलती जो है गुफ्तु शनीद के ऊपर है। लेकिन बुनियादी तौर पे पहले रूल ऑफ लॉ पे सबमिट करें। आपका मुकदमा बना, आपने काटी, 6 महीने काटी, बेल हुई, बाहर आए, बाकी सारे लोग हैं इस मुल्क के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो अपने आप को रूल ऑफ लॉ के आगे सबमिट नहीं करवाते। आइन तो वहीं शुरू होगा, कानून में आइन में से निकला है। सबमिट किया एज ए प्राइम मिनिस्टर, सबमिट किया एंड गॉट डिस्क्वालिफाइड। चले गए, अब वापस नहीं आते। अब मरियम इज ऑन रिकॉर्ड। कोई ऐसा उसको तो गुंजाइश थी भी नहीं। उसको क्या करते, उसको क्या करते, सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करते, फिर फौज आ जाती। नहीं, आपको भी पता है, मुझे भी पता, रास्ते मौजूद थे। लेकिन मैं एक और सिनेरियो देता हूँ। वो एक सिनेरियो वहाँ था जहाँ आप ये भी कह सकते हैं मजबूरी थी। अब एक सिनेरियो है जहाँ टोटली उनके इख्तियार में है कि वो अपने आप को कानून के सामने सरेंडर करते हैं या नहीं करते। वो नहीं आते। आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शायद खान अब्बासी ऑन रिकॉर्ड हैं इसी स्टूडियो में, इसी कुर्सी पे बैठे हुए जहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं आना हो, उन्होंने हमने नहीं लाना, कर लें जो आपने करना है। मरियम ने पब्लिकली कहा मुझे इंसाफ की गारंटी दे दें तो मैं शाम को आ जाएंगे। बीमारी इज़ नो लॉन्गर द इशू। जब 3 टाइम का वज़ीर आज़म कानून के सामने सबमिट नहीं होता, सुन ले मेरा सवाल, अगर 3 टाइम का वज़ीर आज़म कानून अदालत के सामने सबमिट नहीं होता, आप चाहते हैं 5 लाख की फौज जो सी है ना वो आके लेट जाए पार्लियामान के सामने, नहीं होता। यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। दैट इज नॉट माय पॉइंट। प्लीज जरा थोड़ा कंस्ट्रक्टिव रखें इस डिस्कशन को। इसको आप जो बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शनल बात कर रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो किसी परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ट्रांजैक्शनल से ही आगे चीज़ ग्रो करेगी। नहीं, ट्रांजैक्शनल जो है ना, मैं मालिक 70-72 साल में बड़ी ट्रांजैक्शनल सियासत हो चुकी है। टोटल करते हैं ये इसको अगर आप इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो वो कोई ना कोई परमानेंट जो है हमें इसका हल निकालना पड़ेगा। और हल जो है वो आइन में है, या जिस तरह मैंने कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आपके प्रोग्राम में कहा गया था, शायद मेरा भाई है, कि ये इलेक्शन सारे कायदे एवान ने, इमरान खान साहब ने कहा कि सारे इलेक्शन जो है वो डिस्प्यूटेड इलेक्शन है। तो जब एक सारे इलेक्शन लेट्स एक मुझे एक ब्रेक ले रहे थे, मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक से पहले मैं ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, जब आप खुद कहते हैं कि सारे इलेक्शन डिस्प्यूटेड है, बिल्कुल यहीं पे शायद खान ने कहा, इमरान खान भी कहते हैं, जब वो कहते हैं आए बैठ के इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, उस पर आप लोग नहीं बैठते।
फिर उसको किसको हम इल्ज़ाम दें? ब्रेक के बाद, ये मैं ब्रेक ले लूँ? ओके, ले। ब्रेक के बाद आगे इसी बात का जवाब लेते हैं, और भी 2-4 सवाल हैं। प्लीज स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले मैं एक सवाल छोड़ गया था ख्वाजा आसिफ साहब के लिए कि अगर सारी चीज़ों की फसाद की जड़ इलेक्शंस हैं तो इलेक्शन रिफॉर्म से बैठते क्यों नहीं है? अच्छा, मैं आपके इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ, लेकिन पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। कल मैं 42 मिनट तकरीबन मैं असेंबली में बोला। एक तो प्लेटफॉर्म है हमारा, ठीक, मैं वहाँ पे बोला, वहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं थी कि आपके प्रोग्राम की या आपके टीवी चैनल की कमर्शियल कंपल्शंस हैं जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ एंगल से मुझे अटैक करना, मेरी पार्टी को अटैक करना, सियासतदानों को अटैक करना पड़ता है। हम सवाल करते हैं। नहीं, मेरी बात प्लीज़ थोड़ी सी सब्र कर लो थोड़ा। ये कल्चर मोर ओवर द खतरा। मेरी नहीं, मैं ना वो मैं तेना कलियाँ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ आप ये है कि मैंने कल भी कहा था कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जो है ना उसकी डेफिनेशन गलत है। ठीक, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये होना चाहिए कि यहाँ पे 500 या 1000 आदमी जो पावर एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, फौज भी है, सियासतदान नंबर 1 है, अदलिया है और मीडिया है, ठीक, और बिग बिजनेस। एग्रीड। अब आपकी कंपल्शन ये है, मेरी वहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं। मैं एडमिट भी कर रहा था, कन्फेशंस भी कर रहा था, एतराफ़ भी कर रहा था, गलतियों का एतराफ़ कर रहा था, मगर सबसे ज़्यादा ओनस अपने ऊपर ले रहा था। कोई और होता वो सॉफ्टवेयर के ऊपर डिफेंड करता कि नहीं जी मेरा तो कोई नहीं बदला सॉफ्टवेयर, मैं तो ऊंजिएगा। आपकी ये कंपल्शन जो है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वेरी हम्बली आई रिक्वेस्ट यू कि मीडिया को भी इसमें हमारा साथ देना चाहिए, कि एक एफर्ट का साथ देना चाहिए, मेरा साथ नहीं या मेरी पार्टी का साथ नहीं, एक एफर्ट का साथ देना चाहिए कि इस मुल्क की फॉल्ट लाइंस ख़त्म हो, यहाँ पे मजहबी मुनाफरत ख़त्म हो। आप देखें ना, अब मलाला के साथ आपको भी इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है, उसकी किताबों के लिए छापे पढ़े हैं, मैंने उसमें सिर्फ इतना कहा कि बर्दाश्त का मादा हो। मुझे गालियाँ पड़ी हैं सिर्फ ट्विटर के ऊपर, सिर्फ बर्दाश्त का मादा। नहीं जी, मुझे तो कोई खिलाफ नहीं आया। होल्डर इन द हाईएस्ट एस्टीम। नो, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि मुझ में इतना साहब, हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हो, लेकिन हमें आपकी कॉन्ट्रडिक्शंस परेशान करती हैं। जैसे मैंने आपसे आपने भी हैं, आपने कहा नहीं, सुन ले, आपने कहा मैं कुछ बातें यहाँ नहीं कर सकता पब्लिक फोरम में, पार्टी के फोरम में करूंगा, लेकिन उस आपकी मजबूरी हम समझते हैं, लेकिन हमारी कंफ्यूजन तो रहेगी ना। मरियम एक एक्सट्रीम है, शहबाज साहब एक है, मियाँ साहब है ही नहीं। देखिए, हम किस बयानी के साथ खड़े हो? हम किसको सपोर्ट करें? वो आपकी बात जो है मैं उसको तस्लीम कर लेता हूँ, लेकिन मैं तो फिर ये आपने ट्रांजैक्शनल बात की है, मैं तो एक टोटलिटी, एक होलसम एक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर जो है मीडिया कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है कि ये हमारे जो दराड़े हैं इनको मिलाएं, ये फिशर्स जो हैं या जो फ्रैक्चर्स जो हैं इनको ख़त्म करें, इनको जोड़ें। आप भी करें, हमारे पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर हम तफरका फैला रहे हैं, आप अटैक करें, विशेषली अटैक करें, लेकिन हमारा मसला ये है। बल्कि एक से सवाल मैं आपसे पूछना था, अच्छा वो आपने बात कर दी। एक नया वर्ड चल पड़ा हुआ, लॉयल्टी। मरियम की मैं स्पीच सुन रहा था, जब आप अरेस्ट हुए तो उसके बाद उन्होंने स्पीच करने का, मुझे ख़ालिद साहब ने कुछ दिन पहले बताया था कि मुझे कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा कि ये होगा वो होगा, वरना नहीं। लेकिन लफ्ज़ यूज़ क्या किया, लेकिन वो बड़े वफादार हैं। कश्मीर में तकरीरें हो रही हैं और जी जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के हैं, मियाँ साहब के बड़े वफादार हैं। हमारे और आपके वफादारी के कॉन्सेप्ट में फ़र्क है। हम वफादारी समझते हैं कि लीडर से सवाल करो, पूछो, जवाब लो और फिर करो। आपकी पार्टी पूछती नहीं है, एवन फील्ड पे आप नहीं पूछते, इमरान खान से उनके लोग नहीं पूछते, सरे पैलेस से पीपल्स पार्टी वाले से कोई नहीं पूछता। अगर हजरत उमर जो दूसरे हमारे खलीफा थे, लेकिन अगर उनसे
कुर्ता का हिसाब लिया जा सकता है नमाज में। मुझे एक बयान दिखा दे ख्वाजा साहब, आपके एक बंदे का जिसने एवन फील्ड का हिसाब मियां साहब से मांगा हो। मैंने तो हर कोई डिफेंड करता है, मैंने अंधों की तरह। इससे स्टार्ट किया है कि 70 साल में जो हमारी सियासत का हाल हुआ है, इसको थोड़ा रिवर्स करें इस ट्रेंड को। शुरू में आप भी तो हमारा साथ देना। आप सिर्फ अपनी रेटिंग्स के पीछे तो ना भागे ना। हम आपसे पूछते हैं, जब जवाब नहीं मिलेंगे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको हर चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। मैंने असेंबली में जवाब दिया है, मैंने असेंबली में कन्फेशन की है, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप जब तक ये जॉइंट एफर्ट है, सियासतदान लीड लेंगे, सियासतदान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं। चले मैं यहीं से सवाल करता हूँ, आपके ख्याल में क्या ये जो हालात हैं रीजनल, जो मुल्की हालात हैं, क्या इसमें शहबाज शरीफ की सोच की अप्रोच बेहतर रिजल्ट्स आपके ख्याल में यील्ड करेगी, या मरीम नवाज की सोच बेहतर रिजल्ट्स ओवरऑल? देखिए, ये मेरा अपना ख्याल है कि ये हमें जो मौजूदा सूरत हाल है, जो रीजनल सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, हमारी पार्टी को एक क्लियर कट जो है ना, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर देगी। लेकिन वो ब्रांड नहीं होगा कि जी आपका, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मरीम नवाज का ब्रांड होगा, ये दैट विल इवॉल्व विद इन द पार्टी विच इज़ द करेक्ट पॉलिटिक्स, जिसमें आप नुक्स निकाल रहे हैं और सही भी निकाल रहे हैं बिल्कुल कि हमारे सियासतदान और हमारी सियासी पार्टियां जो हैं वो उस तरह नहीं बिहेव कर रही हैं जिस तरह होना चाहिए। इसी वजह से आज जो मुश्किलात जिनका सामना हमने करना पड़ा है, वो मैंने तो कल कहा है कि ये पाइलअप हुई हुई हैं 72 साल की। मैं किसी को नहीं मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता, मैं अपनी बरादरी को, सियासतदानों की बरादरी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि दरवाजे आपने खोले, आपने जो है वो उसमें इतनी गुंजाइश छोड़ी कि लोग जो है ट्रेसपास कर सकें आपकी टेरिटरी के ऊपर। और फिर उसके बाद जो है एक सिलसिला चल पड़ा कि सियासतदान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सहूलतकार बनते गए। अपने इक़्तिदार के लिए जो है उन्होंने आइन को भी उसका भी एहतराम ना किया एस्टैब्लिशमेंट के साथ। जब जी फरमाएं। मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा जब उन्होंने लीड किया पार्टी को, तब उन्होंने कहा कि मैं अंकल्स की बात नहीं सुनती। क्या आपकी पार्टी में भी अब सारे वाइट हेड लोग इररेलेवेंट होते जा रहे हैं? नहीं, मैं इररेलेवेंट तो नहीं हो रहे, मैं कतई तौर पे इसके साथ इत्तेफाक नहीं करूँगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि एक वक्त आता है कि जो मेरी जनरेशन जो है, जिस तरह मेरी जनरेशन जो है, उनको नए जो यंगर लोग जो हैं उनके लिए स्पेस ज़रूर बनानी चाहिए, स्पेस ज़रूर बनानी चाहिए। और अपने लिए जो मुझसे 10 साल या 15 साल कोई उम्र में छोटा है, उसको थ्रेट जो है परसीव नहीं करना चाहिए। और ये कैसे लगता है आपको कि एक ऐसी पार्टी है जिसने इतने साल रूल किया, जितने आप सीनियर लोग हैं, आप सब पे करप्शन के चार्जेस हैं, और 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर मुल्क से चले गए हैं और कॉन्विक्ट भी हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। आप लोगों को कभी लगता नहीं कि हम कहाँ पहुँच गए हैं? जस्टिफाई करना बजाय इसके कि दूसरे को सवाल कर देना। जब हम सवाल करते हैं वो कहते जी कोई लिफाफा है, कोई इधर से हुकूमत से पैसे ले लिए, कोई ISI का एजेंट है। अपनी सफाई कोई नहीं देता। अगर शाहिद खान से पूछो, वो कहते हैं कहें मेरी बात करें, आपसे कहते हैं आप भी अब जमानत पे आए हुए हैं, मियाँ साहब बाहर हैं। ये हुस्न इत्तेफाक है कि तमाम टॉप लीडरशिप पे करप्शन के चार्जेस बन गए। ठीक है, मैं एक तो ये है, मैं ज़मानत पे हूँ, केस मेरा जो है ना वो इस वक्त आप कह सकते हैं आपको तो हाईकोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला लिख के दे दिया। सब जुडिस जो है वो मामला है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। मेरे लॉयर्स ने मुझे एडवाइस किया हुआ है कि आप इसको पब्लिकली ना डिस्कस करें, और मैं नहीं डिस्कस करूँगा और किसी और का भी नहीं डिस्कस करूँगा। मैं अपना नहीं कह रहा, लेकिन ये फैक्ट तो है ना कि तमाम सीधे लीडरान पे करप्शन के केसेस हैं। ठीक है, लेट लॉ टेक इट्स कोर्स। और जो कानून की बालादस्ती इस मुल्क में अगर है तो इंतज़ार करना चाहिए कानून के तहत जो है क्या फ़ैसला होता है। अदलिया जो है वो कानून को जो है वो पैरामाउंट रखेगी इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है। लेकिन कमिंग बैक टू मैं फिर बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो भी मैंने कल बात की है वो कंसेप्चुअल बात की है। मैंने मोहतात तरीके से बात किया है कि मैं किसी को ऑफेंड ना करूं, और एक मुतफ़िका बात जिसके ऊपर इसके बाद तकारीर हुई और हुकूमती पार्टी वालों ने भी मुझसे इत्तफाक किया, एग्री किया।
वी नीड टू फाइंड ए कॉमन ग्राउंड जिसके ऊपर हम इस बिल्ड कर सकें आइन की बालादस्ती और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी विच इज़ सिविलियन सुप्रीमेसी। वी कैसे मेरा वी कौन होगा? अब मेरा सवाल इसलिए है, एक मसाखे सिचुएशन बन गई हुई है। यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन के लीडर ऑफ द अपोजिशन हो गए सेनेट में, बाहर पीपल्स पार्टी और आपकी पार्टी एक दूसरे को गाली गलोच भी होता है, अंदर जो आपका ग्रुप्स हैं वो उनके साथ चल के वोटिंग भी करता है, वॉकआउट भी करता है, और बाप वाले जिन्होंने उन्हें वोट दिए थे वो उनके साथ ना वॉकआउट करते हैं ना कुछ करते हैं। इधर जब वी की हम बात होती है, आप सही कह रहे हैं, इधर जब वी की बात होती है तो हमें नहीं पता वी कौन है। आप हैं, मरियम है, शहबाज है, मियाँ साहब हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मैं इनसे इनकार करते नहीं कर रहा। इसका सोल्यूशन क्या है? मैं ये कॉन्ट्रडिक्शंस इनका कल भी एतराफ़ किया, आज आपके सामने भी एतराफ़ कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? कॉन्ट्रडिक्शंस जो है मैं खुद भी पॉइंट आउट करता रहा हूँ, माजी में भी करता रहा हूँ, उनका निशानदेही करता रहा। तो आर्मी चीफ ने कहा था ना उसी गिलगित वाली मीटिंग में, हम तो आपके पास नहीं जाते, आप हमारे पास आते हैं। बिल्कुल ठीक, मैं दावत गुनाह हम सियासतदान ही देते हैं, दावत गुनाह जो है ये बिल्कुल सही बात है। अगर उस वक्त नहीं देते तो जब वो आ जाते हैं तो जो आ जाते हैं तो उनके फैसिलिटेटर बन जाते हैं। अब बात कैसे चलेगी ये मुझे बताएं। मेरा जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि ये बात जो है किसी सियासतदानों पे ये जिम्मेदारी आती है कि तो आपके ख्याल में क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा नहीं है? उसमें बैठे नेगोशिएट करें, चीज़ें करें, इलेक्शन ही मेरा अपना ख्याल है कि एवरीथिंग शुड स्टेम आउट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए और पार्लियामेंट का इनिशिएटिव जो है ना वो लास्ट करेगा जिसमें तमाम पार्टीज़ मौजूद हैं। और अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स होने, अब माजी में हमारे हुआ भी है, मसलन 18वीं तरमीम हुई है और भी चीज़ें हुई हैं जिनके ऊपर एक कंसेंसस बिल्ड हुआ और उसके उनको पैसेज हुआ उनका असेंबली से और सेनेट से। मेरा अपना ख्याल है कि सियासतदानों को सर जोड़ के बैठना चाहिए। एक चीज़ बताएं, इसमें एग्जिट क्या है? ये जो इस वक्त जो मरियम अभी स्पीच कर रही थी, मरियम ने बार बार अदालत में सबके केसेस को कोट किया, आपकी ज़मानत, शायथा खान की ज़मानत, जावेद लतीफ़ की ज़मानत, 8-9, शायथा खान फिर ख़ुद भी ज़मानत पे आए, सारा कुछ उनको कोर्ट से रिलीफ दिया, फिर अब वो कहते हैं कि जी मैं कोर्ट्स हमें सिर्फ हाजिरों के लिए बुलाती। मेरा सवाल ये है कि अगर कोर्ट्स रिलीफ दे रही हैं पाकिस्तान में और यू फील आप ख़ुद भी रिलीफ पे बैठे हुए हैं, एग्जेक्टिव की हरकतें छोड़ दें सारे, मियाँ साहब को आ नहीं जाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब, मशवरे की बात है, ज़ाहिर है, मेरा अपना ख्याल है कि जो सर्कमस्टांसेस इस वक्त जो हैं, जो फ़िज़ा इस वक्त सियासी फ़िज़ा जो है, मियाँ साहब को नहीं आना चाहिए इस वक्त। मेरा ख्याल है कि अगर कोई प्रोसेस इस तरफ चल निकलता है तो फिर मियाँ साहब आ जाएं तो उसमें मैं समझता हूँ कि एक बड़ी सब्सटेंटिव जो है कंट्रीब्यूशन होगी। जो बिहाइंड द सीन्स प्रोसेस है वो तो नहीं चलना, पर उसमें शर्त बड़ी, आप लोग बहुत ज़्यादा मांगते हैं चीज़ें। वो आपको पता होगा क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं 15 दिन हुए मुझे बाहर आए हुए तो मैं आई एम ट्राइंग टू स्टे, मैं यू आर एंजॉयिंग द फ्री एयर। नो मैं हाले गिले था पैर नहीं रखता पेगा तो तुसी भी ना मुझे मजबूर करो कि मैं को गिले था पैर रखना, मेहरबानी करो। आई थिंक नाज़रीन यही दो बात। मैं एक बात जाते जाते आपकी खिदमत क्विकली प्लीज़, ये जो आप वाकयाती मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे या ट्रांजैक्शनल गुफ्तगू कर रहे थे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वेरी हम्बली हाथ जोड़ के सर कि प्लीज़ आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, कंट्रीब्यूट करें कि हमारी जो एक्रमनी है, जो हमारी इसी पे मैं तलखी जो है वो ख़त्म हो। सर इसी पे मैं क्लोज करूंगा। नाज़रीन बिल्कुल तलखी ख़त्म हो, उसमें ख्वाजा साहब डजंट मैटर, वी डोंट मैटर, ये वी डोंट मैटर, इंडिविजुअल्स डोंट मैटर। लेकिन मुल्क को इन हालात में जो है ना, लेकिन मैं भी ख्वाजा साहब से हाथ जोड़ के यही एहतियाज करूंगा कि पहले अपनी जमात को कहें कि अपने अंदर की कॉन्ट्रडिक्शंस ख़त्म करें, अपने अंदर एक बयानिया ले आए और हमें क्लियर कर दें कि जमात रिप्रेजेंट क्या करती है। इस वक्त गवर्नमेंट कहती है कि सिर्फ फैमिली ट्रस्ट की बात हो रही है, जब हम बयानात भी सुनते हैं तो उसमें नेशनल पॉलिटिक्स या नेशनल कंसेंसस नहीं है, लगता ही है कि ज़्यादा हाउस ऑफ शरीफ की सेफ्टी और फ्यूचर सर्वाइवल की बात होती है। सो PMLN नीड्स टू ऑल्सो क्लीन इट्स एक्ट,
सामने आए ताकि फिर बात होगी। और खालिद साहब की असल बात कि बिल्कुल जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में है पार्लियामान में होनी चाहिए और अब PMLN और बाकी पार्टियों को भरपूर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जगह हर बारी फसाद का जड़ इलेक्शंस होते हैं। और हेनरी किसिंजर ने सही कहा था, दुनिया में मसला हो तो इलेक्शन का आप करा के ख़त्म करते थे, यहाँ इलेक्शन से मसले जन्म ले रहे हैं। ये बड़ा ईजिली सलूशन है, जिसे बड़े आराम से ठीक हो सकता है। ईगोज़ ना हो और ज़ाती इंटरेस्ट थोड़ी देर के लिए पीछे रख दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।